हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स देख रहे थे एक्सरसाइज का। कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखे थे एक्सरसाइज में, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो 9.10 नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। जैसे पहला कंपाउंड है CrC2O4 का होल 3 पे 3-। दूसरा कंपाउंड इसमें है PtCl2En का होल 2 पे 2+। और भी क्वेश्चन है, पहले दोनों को करते हैं हम लोग। ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने बोल रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के नेचर को पहचानो, कैसा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं दोनों के दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 और यहाँ प्लेटिनम का भी 6। कैसे 6? दो मोनोडेंटेट लिगैंड है तो 2+ ये बाइडेंटेट है और 2 लिगैंड है, तो ऐसे करके यहाँ तो ये बाइडेंटेट ही है और 3 है। स्ट्रक्चर की बात कर लें, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो क्रोमियम, इसमें 6 के 6 आइडेंटिकल डोनर एटम हैं। ऑक्जेलेट में ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, तो ये ऑक्जेलेट, यहाँ भी ऑक्जेलेट 3-। इसी को जब आप मिरर के सामने रखोगे तो इसका इमेज बनेगा, ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ऑक्जेलेट और यहाँ भी ऑक्जेलेट, ऐसे। अब इन दोनों को देखोगे तो दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऐसे। तो इसके लिए तो बन गया। अब नीचे जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, इस कॉम्प्लेक्स के लिए 2 पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकते हैं। एक सिस फॉर्म हो सकता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यदि ट्रांसफॉर्म बनाओगे आप ऐसे 2 Cl ऐसे रख दो और बाकी के जो 2 इथिलीन डाइमीन हैं एक इधर और एक रखो इधर, ये ट्रांसफॉर्म है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका सिस फॉर्म को बनाना होगा, ऐसे PtCl और बाकी के 2 इथिलीन डाइमीन। इसी कंपाउंड का यह सिस फॉर्म है। इसी को जब आप मिरर के सामने रखते हो तो इसका इमेज बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल Cl N, फिर यहाँ भी N ऐसा। अब देखोगे तो ये दोनों जो है एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, और दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए ऑप्टिकली एक्टिव। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो चलो यही एक ज्योमेट्री पॉसिबल था, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के लिए 2 पॉसिबल है, सिस भी और ट्रांस भी। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है या कौन सा फॉर्म जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ट्रांस नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते सिस करेगा। तो इसके लिए ये दोनों स्ट्रक्चर को बनाना है, ध्यान रखोगे इस बात को। वैसे 2 और कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं इसमें। तो 3rd नंबर में जो कॉम्प्लेक्स है CR
NH3 का होल टू Cl2En पर प्लस। और एक फोर्थ नंबर में जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वह है COEN का होल टू Cl2 पर प्लस। कौन इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या कौन नहीं करेगा या दोनों करेगा? तो पहले तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर बना लो। क्रोमियम 2 NH3 है, कहीं भी रख दो, 2 Cl है, ऐसे रख दो, और एक इथिलीन डाइमीन है, ऐसा। इसमें से अभी देखोगे तो सभी सीस हैं। सीस हुआ, ई दोनों नाइट्रोजन, ई दोनों भी सीस है, ई दोनों भी सीस है। ट्रांस सबका नहीं बनेगा। हाँ, ये 2 Cl ट्रांस जा सकता है, ये 2 NH3 ट्रांस आ सकता है, ई दोनों तो ट्रांस नहीं जाएगा ना, क्योंकि बाइडेंटेड लिगैंड है। तो कैसे इसको आप ऐसे मिलाओगे और घेरोगे? तो इसी का डायरेक्ट मिरर इमेज बना दो। तो ये Cr NH3 इधर, NH3 इधर, इस Cl और इस Cl इधर, और इथिलीन डाइमीन इस तरफ दिखेगा, ऐसा। और ये भी जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, तो दे आर ऑल्सो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। वैसे इसके लिए बनाओगे तो अभी जैसा बताए थे सेकेंड नंबर वाला, वैसे ही कुछ ही भी है कि इसके लिए 2 पॉसिबल है, एक ट्रांस और एक सिस। ये ट्रांस है, इसी के लिए सिस बनाओगे तो Cl एक इथिलीन डाइमीन यहाँ रखो और फिर एक इथिलीन डाइमीन यहाँ रखो, इस सिस फॉर्म है। तो ट्रांस तो बताया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिस वाले के लिए जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो हो जाएगा COCl मिरर इमेज इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ऐसा। और फिर ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के हो जाएंगे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछे तो पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाओ। यदि एक से ज़्यादा फॉर्म पॉसिबल है, मैंने सिस ट्रांस टाइप का, तो फिर सब बना करके देखो और उसमें देखो कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो रहा है, और उस आधार पे उसको कंफर्म करो। क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बोला, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आए तो पूछे कि टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ऐसे करके भी पूछ सकता है, तो फिर उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये था 9.10। नेक्स्ट 9.11, इस बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने बोल रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल बनाने बोला था अभी, इस बार ज्योमेट्रिकल बोल रहा है। जैसे COCl2En का होल 2 पर प्लस, फिर CONH3 का होल 2 Cl En पर प्लस, और वैसे ही एक और है CONH3Cl En का होल 2 पर 2 प्लस। ज्योमेट्रिकल पूछ रहा है, कौन कौन सा इसमें ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं करेगा, स्ट्रक्चर बना करके हम लोग देखते हैं। हालांकि हैं सभी ऑक्टाहेड्रल, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सब में जो सेंट्रल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 + 2 × 2 6 आ जाएगा। यहाँ भी जब कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे तो 2 + 2 + 2 6 आ जाएगा।
इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे तो 1 + 1 + 2 × 2, तो यहाँ भी 6। सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ऑल आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब करेंगे तो सिस ट्रांस जैसा कुछ बनेगा, तो बना करके देखा जाए। CO, ये 2 Cl है, इसको अभी सिस रख लो। इथिलीन डायमीन, ये भी इथिलीन डायमीन, तो यह सिस हुआ। इसी के लिए ट्रांस बनाओगे तो ये Cl N इथिलीन डायमीन, और यहाँ भी इथिलीन डायमीन, तो यह ट्रांस हो गया। तो इसमें सिस ट्रांस बन रहा है। अब यदि इसी में ऑप्टिकल पूछेगा तो अभी हम लोग देखे थे ट्रांस जो है ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, सिस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ये दोनों हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें से सिस ऑप्टिकल शो करेगा, ट्रांस जो है ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री के चलते। वैसे ज़रा इस कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए यदि देखोगे तो इस CO 2 NH3 है, दोनों NH3 को आप क्या करो, सिस रखो। Cl दोनों Cl को भी सिस रखो, और यह इथिलीन डायमीन है। इसी के लिए अगला बनाओगे तो ऐसा बनेगा, CO क्या करो, दोनों NH3 को ट्रांस कर दो, दोनों Cl सिस होगा, और ये इथिलीन डायमीन तो सिस ही रहेगा। एक और बन सकता है CO जिसमें दोनों Cl ट्रांस होगा, दोनों NH3 सिस होंगे, और इथिलीन डायमीन तो ऑलवेज सिस रहेगा। तो इसके लिए 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने। हालांकि सिस ट्रांस आप किसी आधार पे नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ सब सिस है तो मे बी सिस, लेकिन यहाँ आप नहीं कर सकते हो। ये दोनों सिस है तो ये ट्रांस हो गया, तो 3 बनेंगे। सिस ट्रांस लिखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और वैसे ही एक लास्ट कॉम्प्लेक्स हम लोग देखें कि इसके लिए कितने बनेंगे। तो इसके लिए CO NH3Cl 2 इथिलीन डायमीन, तो एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसा। इसको सिस बोलेंगे हम लोग। ये दोनों जो पर्टिकुलर लिगैंड्स है वे एडजेसेंट हैं, तो इसको सिस हम बोल सकते हो। इसी के लिए ट्रांस बनाओगे तो CO NH3 और इस Cl को यहाँ कर दो, बाकी 2 इथिलीन डायमीन जो हैं उनको रहने ही दो, ऐसा। यहाँ ये दोनों पर्टिकुलर लिगैंड एक दूसरे के अपोजिट चले गए, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांस। तो यहाँ ये दोनों आइडेंटिकल लिगैंड्स नहीं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 2 पर्टिकुलर लिगैंड जिसके रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस लिखा जाता है वे 2 आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों अलग अलग लिगैंड है लेकिन एडजेसेंट है सिस, यहाँ वही दोनों अपोजिट चले गए तो हो गया ट्रांस। तो ऐसे करके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो। मतलब पूरा चैप्टर रिवीजन किया हुआ है, अच्छे से कर चुके हो आप, तो फिर इसको कर लोगे बढ़िया से। इसके बाद 9.12 जो है, इसको पिछला लेक्चर में ही हम लोग देखे थे। नेक्स्ट इसमें अब 9.13 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9.13 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 9.13 क्या बोल रहा है यह क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑब्वियसली ब्लू कलर का होता है। तो बोल रहा है कि जब इसको ट्रीट करवाया जाता है पोटासियम फ्लोराइड से तो यह देता है ग्रीन प्रेसिपिटेट, ऐसा। लेकिन इसी को जब ट्रीट करवाया जाता है पोटासियम क्लोराइड से तो इस केस में यह प्रेसिपिटेट नहीं
बल्कि ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन देता है। तो ऐसा क्यों है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसको पोटासियम फ्लोराइड से ट्रीट करवा रहे हैं तो ग्रीन प्रिसिपिटेट मिल रहा है, जबकि इसी को पोटासियम क्लोराइड, मैंने फ्लोराइड की जगह केवल क्लोराइड है तो प्रिसिपिटेट नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, कलर ऑलमोस्ट वही है, ब्राइट ग्रीन है केवल इसमें। तो क्यों है आखिर ऐसा, एक में प्रिसिपिटेट क्यों मिल रहा है और एक में सॉल्यूशन फॉर्म में क्यों रह रहा है? तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यह जो कॉपर सल्फेट है इसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हम लोग लिखते हैं कि ऐसा टूटा Cu2+ एक्वस और SO4 एक्वस। तो एक्वस कहने का मतलब कि ऐसा है, कॉपर के साथ 4 H2O के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म है, और इसी के चलते जो है इसका ब्लू कलर होता है, इसी के चलते इसका ब्लू कलर है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आप इस हाइड्रेटेड कॉपर को ट्रीट करवाओगे पोटासियम फ्लोराइड से 4KF, तो इसमें से जो फ्लोराइड आयन है वह क्या करेगा, रिप्लेस करेगा H2O को। ऐसा CuF4 पे 2- हो जाएगा, 4 H2O के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे और यही जो है ग्रीन प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर होगा। मतलब यहाँ साफ जो है ना वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रॉपर्टी समझना है। हालांकि हम लोग को सिलेबस में यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया है। तो ऐसे याद रखो कि जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को पोटासियम फ्लोराइड से ट्रीट करवाया जा रहा है तो यहाँ जो फ्लोराइड लिगैंड है वह रिप्लेस कर रहा है किसको, H2O को, और CuF4 एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि ग्रीन प्रिसिपिटेट है, वह जो है इनसॉल्युबल नेचर का है। या इसी को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हो, यदि इसको यहाँ रखोगे तो ऐसे K2CuF4 और साथ में K2SO4 बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो SO4 बना था और यहाँ 4 पोटासियम में 2 पोटासियम यहाँ गया तो बाकी के 2 पोटासियम इसके साथ मिलकर के K2SO4 बना लेगा। लेकिन सेम काम यदि आप KCl के साथ करोगे तो रिएक्शन तो वही होगा, सेम रिएक्शन होगा, CuCl4 ही रहेगा। लेकिन चूंकि देखो इसमें जो बोल रहा है प्रिसिपिटेट नहीं बल्कि सॉल्यूशन होगा, यह जो F- है और Cl- है, हम लोग जानते हैं कि ये जो दोनों लिगैंड्स है दोनों का फील्ड स्ट्रेंथ अलग है और दोनों में से फ्लोराइड आयन इज स्ट्रॉन्गर लिगैंड, क्लोराइड इज वीकर। दोनों को आपस में यदि हम लोग कंपेयर करें तो फ्लोराइड स्ट्रॉन्गर लिगैंड है क्लोराइड के तुलना में। आप चूँकि अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ वाले लिगैंड हैं तो ये अलग अलग स्प्लिटिंग करेंगे और इनके लिए जो एब्जॉर्प्शन होगा, वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन, मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे वे अलग अलग वेवलेंथ का करेंगे और अलग अलग वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो उसकी चीज़ चलते जो है कलर थोड़ा डिफर कर जाएगा, एक में ग्रीन है पूरा, दूसरे में ब्राइट ग्रीन। अच्छा, ये जो प्रिसिपिटेट और सॉल्यूशन वाला बात था ये कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह पे डिपेंड करता है, जो अलग सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें बस आपको यही रिएक्शन लिख करके दिखाना था कि जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में पोटासियम फ्लोराइड को मिलाया जाता है तो ये पूरा नहीं दिखाओगे तो आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो, CuSO4 एक्वस प्लस 4KF, यहाँ से डायरेक्ट CuF4 K2 प्लस K2SO4 कि यह रिएक्शन होकर के इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि ग्रीन प्रिसिपिटेट है। उसी प्रकार से पोटासियम क्लोराइड के भी साथ सेम ही रिएक्शन है, लेकिन चूंकि क्लोराइड और फ्लोराइड अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ वाले लिगैंड्स हैं तो दोनों के लिए जो कॉम्प्लेक्स है अलग अलग वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियसली कलर जो है थोड़ा अंतर हो जाएगा। और प्रिसिपिटेट और सॉल्यूशन वाला बात जहाँ तक है तो वह कंपाउंड के स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसा कुछ है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्या है यह क्वेश्चन? बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें पोटासियम साइनेट ऐड किया जा रहा है या पोटासियम साइनाइड, और यह जो पोटासियम साइनाइड है वह एक्सेस में है। तो बोल रहा है कि यहाँ बनेगा क्या, कौन सा कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगा? अब बोल रहा है कि यह सॉल्यूशन जो है, इसी सॉल्यूशन से जब हम लोग पास करवा रहे हैं H2S गैस, तो यहाँ से कॉपर सल्फाइड का प्रिसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? दो बात है, एक है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन से एक्सेस ऑफ पोटासियम साइनाइड पास करवा रहे हैं तो क्या बनेगा उसको लिखना है, और दूसरा कि इसी सॉल्यूशन से जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवा रहे हैं तो यहाँ से कॉपर सल्फाइड का जो है या क्यूप्रिक सल्फाइड का प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। तो क्यों नहीं बनेगा उसी को लिखना है। तो देखो इसके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है समझोगे? सबसे पहले यह जो कॉपर सल्फेट है, इससे जब आप पोटासियम साइनाइड पास करवाओगे तो 2 मोल पोटासियम साइनाइड रिएक्शन करके क्यूप्रिक साइनाइड बनाता है, प्लस पोटासियम सल्फेट यहाँ से बाहर होगा। अब जो यह क्यूप्रिक साइनाइड है यह बदलता है क्यूप्रस साइनाइड में, ऐसा, या इसको आप ऐसे लिखो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 2CuCN प्लस 2Cn माइनस। फाइनली यह जो 2CuCN है अगेन कंबाइन करता है 6 मोल KCN के साथ और ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। ये पूरे को यदि आप ऐड करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। तो ये हो जाएगा 2CuSO4 प्लस KCN वहाँ 4 और ये 6, 10 KCN, बाकी सब कट जाएगा। इधर बचेगा 2K3CuCN का होल 4 प्लस 2K2SO4 प्लस CN का होल 2, मतलब ये जो 2CN माइनस है वैसा ही रह जाएगा। तो यह जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ पोटासियम साइनाइड इज एडेड टू दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। चूँकि यहाँ लिखा है ना एक्सेस में ऐड किया, तो एक्सेस में ऐड किया तो ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा और ऐसा कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसमें बनेगा। दिस वन K3CuCN का होल 4, नाम लिखोगे इसका तो पोटासियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट और आएगा 1, ऐसा। अब यहाँ से रिएक्शन को यदि आप समझोगे तो देखो यहाँ CuCN का होल 2 है, कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ प्लस 1 में आ गया, तो यहाँ जो है रिड्यूस कर रहा है। फिर यहाँ से देखोगे तो ये प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 ही है, तो यहाँ कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसा रिएक्शन नहीं हुआ है। तो बस क्वेश्चन में मेन पूछ रहा था कि इसको ऐड करेंगे तो क्या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनेगा, तो ये बनेगा। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको जब वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो टूटेगा ऐसे 3K प्लस आयन CuCN का होल 4 पे 3 माइनस, मतलब इसमें से कॉपर आयन बन ही नहीं रहा है, क्यूप्रिक आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और जब इस क्यूप्रिक आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यदि आप इसमें H2S गैस पास भी करवाओगे तो प्रिसिपिटेट कहाँ से आएगा? H2S गैस से ठीक है सल्फाइड आयन मिलेगा, तो यह सल्फाइड कॉपर से कंबाइन करता तब ना क्यूप्रिक सल्फाइड का प्रिसिपिटेट आता। लेकिन चूंकि कॉपर आयन इसमें फ्री है ही नहीं, जब इसके सॉल्यूशन में आप इसको मिला रहे हो तो जो कॉपर आयन इसमें था वो ऑलरेडी कॉपर आयन अब इसके साथ मिलकर के ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया। आप सॉल्यूशन में कोई भी फ्री कॉपर आयन नहीं है, अब फ्री कॉपर आयन नहीं है तो इसमें आप सल्फाइड डालोगे भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वैसे ही रह जाएगा। कॉपर आयन फ्री रहता तब उसका प्रिसिपिटेट मिल जाता क्यूप्रिक सल्फाइड का, लेकिन चूंकि वो आयन फ्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं होगा।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान में रखोगे। तो 9.14 हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें है 9.15। नाइन 9.15 में बोल रहा है कि बॉन्डिंग डिस्कस करना है कुछ कॉम्प्लेक्स का ऑन द बेसिस ऑफ वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पे बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। और इसमें से सबसे पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है FeCN का होल 6 पे 4 माइनस। काफ़ी डिटेल में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े हैं। सबसे पहले कि इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है, मतलब कि आयरन के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 का मतलब हो गया कि यह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अब यदि ऑक्टाहेड्रल है तो यह लो स्पिन हो सकता है और यही हाई स्पिन हो सकता है। लो स्पिन मतलब इनर ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए हो जाएगा D2sp3, और यदि हाई स्पिन है तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3d2। कौन सा होगा अब वो सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड से पता करेंगे हम लोग। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो सेंट्रल मेटल आयन है वह है Fe2+। यह जो Fe2+ है नॉट वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत कम भी नहीं, इंटरमीडिएट रेंज का ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो लिगैंड है यहाँ Cn-, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और यदि यह बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा, ऑर्बिटल को खाली करेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट रेंज का है, तो यह फेवर करता है किसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी जो Fe है इसका कन्फिग्रेशन आप लिखोगे लास्ट का तो होता है 3d6 4s2। Fe पर 2+ है, इसका मतलब बचेगा 3d6, 4s वैकेंट रहेगा, 4p वैकेंट रहेगा। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 और 1 6। उसी प्रकार से 4s एक खाली है, 4p 3 खाली ऑर्बिटल, 1 2 3 4, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोस्टुलेट आप याद करो, क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो उसका सेंट्रल मेटल आयन है वह अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ऑर्बिटल खाली करेगा। खाली है तो ठीक, नहीं तो करेगा। हालांकि 4p के बाद 4d के 5 खाली हैं, लेकिन चूंकि यह कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होने वाला है, मतलब इसको अंदर का 2d ऑर्बिटल खाली चाहिए, D2sp3 होना चाहिए। तो ये खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा ना इधर ऐसा, और ऐसा लिगैंड करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो है ऐसे। अभी दोनों खाली हो गए, बाकी में आ जाएंगे लिगैंड्स। Cn- 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सब में आ जाएगा, टोटल 6 है तो ऐसे। और अब यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ से यहाँ तक D2sp3 इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाना है 0। स्ट्रक्चर बना दो इसका, FeCN, Cn, इधर भी Cn, यहाँ भी Cn, इस पर 2+ था, बाकी सब पे 1 माइनस होगा, तो ओवरऑल 4 माइनस बचेगा, एंड द शेप इज ऑक्टाहेड्रल। यही इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री हो गया। बस लिगैंड को देखो, सेंट्रल मेटल आयन को देखो, और जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, या फिर जो भी ट्रिक हमने पढ़ा था पहचानने के लिए कॉम्प्लेक्स को, इनर या आउटर ऑर्बिटल, उन सारे ट्रिक्स को आप अप्लाई करो तो आसानी से जो है आंसर कर पाओगे। ऐसे और भी कॉम्प्लेक्स हैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।